हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ओनली। आज हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर का बर्थ 1820 डर्बी इंग्लैंड में हुआ और उनकी मृत्यु 1903 में हुई। इनके दो फेमस टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, ऑर्गेनिक एनालॉजी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। स्पेंसर के बारे में बात करें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की आज हम बात करेंगे। उससे पहले स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा कुछ। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ज़्यादा किससे प्रभावित थे, जिससे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया तो वो डार्विन से प्रभावित होकर तब दिया। प्रभावित डार्विन से और एडम स्मिथ दोनों से थे। जो स्पेंसर है, स्पेंसर की थ्योरीज में अधिक से अधिक प्रभाव डार्विन का दिखाई देता है। डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत का डार्विन का फिर प्राकृतिक प्रवरण सिद्धांत और योग्यतम की उत्तरजीविता को स्पेंसर ने सर्वोत्तम की उत्तरजीविका के नाम से भी पुकारा। और चूंकि डार्विन से अधिक प्रभावित थे स्पेंसर, इसीलिए स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा लिखा है हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में। बाकी इनकी जो बुक है वो फेमस बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में 1859 में ये आई थी। इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए स्पेंसर। अब स्पेंसर ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें इसकी मोस्ट ऑफ फेमस बुक्स हैं सोशल स्टैटिक्स एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। 1851 में सोशल स्टैटिक्स और 1860 में फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद काफ़ी लंबी बुक लिस्ट है इनकी। द मैन वर्सेस द स्टेट, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, the principle of sociology, the study of sociology, the principle of ethics, fast and comments, the data of ethics, the philosophy of style, essays, scientific, political and speculative, and next है descriptive sociology। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को स्पेंसर ने डेवलपमेंट, विकास, उन्नति, उत्थान, विकसन, विकासन, उद्विकास, इसके कई सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कई बार हिंदी में बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग यूज़ कर देते हैं नामों को, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसके चक्कर में। तो अब स्पेंसर जैसे स्टार्ट करते हैं इसको, तो स्पेंसर बताते हैं कि किस प्रकार से जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, उसी प्रकार मनुष्यों का भी विकास उद्विकास होता है। मनुष्य के विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अवस्थाओं से होकर मनुष्य का विकास गुजरता है। अर्थात परिवर्तन की एक ऐसी अवस्था है या क्रमिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्वतः ही समाज का विकास 1, 2, 3 और 4 अवस्थाओं में निरंतर होता ही रहता है। प्रत्येक बाद वाली अवस्था पहली अवस्था से जुड़ी हुई होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्विकास के 3 नियम बताए स्पेंसर ने। सभी वस्तुएं पदार्थ से निर्मित होती हैं, कि हम किसी न किसी रूप में किसी पदार्थ से निर्मित होते हैं। हमारा जन्म स्वतः नहीं हुआ, हम किसी न किसी पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं। ये स्पेंसर कहते हैं इन पदार्थों में शक्ति विद्यमान होती है, कि अगर शक्ति होगी तभी तो हमारा जन्म हुआ है। यदि शक्ति नहीं होती तो पदार्थ से और दूसरे पदार्थ किस तरह से विद्यमान होते या फिर उपजते। शक्ति की ही तरह सभी वस्तुएं गतिशील होती है। जिस प्रकार से शक्ति गतिशील होती है, उसी प्रकार से सभी वस्तुएं गतिशील होती है। यदि आप एक पत्थर को भी देखोगे तो वो कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है,
तो उसी प्रकार से जिस प्रकार एक पत्थर कुछ समय बाद बढ़ता है, उसमें गति होती है, उसी प्रकार हर वस्तु में गति होती है, हर शक्ति में गति होती है। ये कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं समाज को, सोसाइटी को, का उद्विकास किस प्रकार से हुआ स्पेंसर। अब समाज के उद्विकास के सातवत्वों को के उद्विकास की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं, बताते हैं कि इसके 4 पॉइंट हैं। मेन 4 प्रक्रियाओं से होकर समाज का उद्विकास गुजरता है। एक, सरलता से जटिलता की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा, समरूपता से विषमता की ओर। तीसरा, असंबद्धता से संबद्धता की ओर। और नंबर 4 है अनिश्चित संरचना से निश्चित संरचना की ओर। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर भ्रूण और बच्चा जो है, एक भ्रूण होता है, एक अंडा होता है, तो वो सबका आकार एक जैसा या फिर सभी एक मांस के टुकड़े की तरह होते हैं, तो उसमें उत्पत्ति नहीं होती, जीव उत्पत्ति नहीं होती, वो सब एक जैसे ही होते हैं भ्रूण। वो कहलाती है फर्स्ट स्टेज। और जब दूसरी स्टेज होता है, और जब वो अंडा होता है, भ्रूण होता है, तो वो सरल होता है, एक होता है, सब बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब वह एक निश्चित संरचना की ओर पहुंचता है, जटिलता की ओर पहुंचता है, या फिर विषमता की ओर पहुंचता है कहते हैं, या फिर वो पूर्णता की ओर पहुंचता है, तो वह एक बच्चा बन जाता है। उसमें आँख, नाक, कान, मुंह, उन इंद्रियों का निर्माण हो जाता है, तो वह एक बच्चे का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से एक पौधे के बारे में कहा गया है कि एक अगर बीज है तो एक वो सिंपल है, जस्ट वन ग्रुप। अगर हम अपने हाथ को भी पकड़े तो मुट्ठी है तो एक है, लेकिन यदि हम इसको खोल दें तो उसमें से 5 फिंगर्स बाहर आ जाएंगी। उसी प्रकार से कहा गया है कि बीज है तो वो एक सिंगल होता है, लेकिन जब उसे हम धरती में डालते हैं और खाद पानी देते हैं तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है और वो जटिलता की ओर बढ़ता है और धरती में अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी जड़ों को फैलाता है। उसी प्रकार से जैसे वो फिर ऊपर निकलता है तब भी चारों तरफ की ओर फैलता है, और तब हमें उसके आकार से पता चलता है कि किस तरह का पौधा है या फिर किसका पौधा है। तो इन स्टेजेस से होकर हमारा भी समाज निकलता है, चलता है और बढ़ता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी। अब स्पेंसर ने समाज के उद्विकास को स्पेंसर ने 4 भागों में विभाजित किया, 4 तरह के समाजों में डिवाइड किया। एक कहा सरल समाज होता है, दूसरा मिश्रित समाज, तीसरा पॉइंट दोहरे मिश्रित समाज, और चौथा पॉइंट तिहरे मिश्रित समाज। के पहले जो समाज होते हैं वो सरल समाज कहलाते हैं, जहाँ पर लोग कुछ भी नहीं जानते थे। आदिम समाज कहा गया है उसको। आदिम समाज की विशेषताएं क्या होती हैं? आदिम समाज जो समाज होते हैं वो छोटे समूह होते हैं, छोटे समूह, और वो जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमते हैं और वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं कि उस एरिया में खेती को उगाएंगे और फिर दूसरे स्थान पर चल पड़ेंगे। इस तरह से छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और घुमंतू किस्म के वो लोग रहते हैं। अपने भोजन की खोज में जहाँ उन्हें अच्छा भोजन मिलता है वो वहीं पर डेरा डाल देते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। कुछ वक्त वहाँ पर रहते हैं और फिर से वो अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। उस समाज में रिश्तों की कमी होती थी, उन्हें रिलेशनशिप का नहीं पता था, किस तरह के फंक्शंस सोसाइटी में होते हैं उन सब से उनका कोई लेना देना नहीं था। बहुत ही सरल और निम्न विभेदीकरण वहाँ पर पाया जाता था। विशेषीकरण जैसी कोई चीज़, कोई वस्तु वहाँ पर नहीं थी। बहुत ही सरल जीवन था। इसके एग्जाम्पल्स
इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं एस्किमोस जो जनजाति है, और इसके एग्जाम्पल्स एस्किमोस, गुनिया ट्राइब्स, न्यू कैलेडोनियस। जो एस्किमोज हैं वो पेब्को इंडियंस, नॉर्थ अमेरिका इंडियन पीपल्स वहाँ पर मिलते हैं, और न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच टेरिटोरी, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो वहाँ पर इस तरह की ट्राइब्स मिलती हैं जो आज भी इस तरह के समूह में रहती हैं और आदिम समाज का जीवन जीते हैं। फिर आता है सिंपल सोसाइटी हुई। अब कंपाउंड सोसाइटी। कंपाउंड सोसाइटी बहुत ही शांत या हिंसक आधार पर दो या दो से अधिक सरल समाजों का सम्मिश्रण, कि दो सरल समाज जब मिले तब एक कंपाउंड सोसाइटी का निर्माण हुआ। उन लोगों ने स्थायी कृषि शुरू की और अपने कार्यों का विभाजन शुरू किया। चारावाहक लोग भी उन्हीं में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है 5th सेंचुरी के, और ये इंग्लैंड में अधिकतर पाई जाती हैं। अब है डबल कंपाउंड। डबल कंपाउंड दोहरे मिश्रित समाज, ये स्थायी जीवन जीने लगे। इनकी विशेषताएं, फिर विभेदीकरण इनमें आया कि अपने अपनी विशेषताओं के अकॉर्डिंग इनके कार्य डिवाइड होने लगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना, सोशल स्ट्रक्चर बना, धार्मिक श्रेणियां अलग अलग हुई, जटिल जटिल जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, गांव बने, कस्बों का निर्माण हुआ, और उनसे जुड़ने वाले रास्तों का भी निर्माण डबल कंपाउंड स्टेज में होने लगा। इसके उदाहरण मिलते हैं 13th सेंचुरी फ्रांस और 11th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड। अब क्या है तिहरे मिश्रित समाज। तिहरे मिश्रित समाज में की और विशेषताएं हैं, इसमें बड़ी बड़ी सभ्यताएं आने लगी, श्रम विभाजन को बढ़ा दिया गया, जो जिस कार्य में विशेषकर था, जिस पर जो काम अच्छे से आता था उसको वो काम दे दिया गया। घनत्व का बढ़ना, डेंसिटी, राजनीतिक पार्टियां बनी, सेना का निर्धारण हुआ, संचार के साधन भी बढ़े, और सांस्कृतिक जटिलताएं भी आई। जैसे जैसे जातिवाद बढ़ा उसी प्रकार से सांस्कृतिक जटिलताएं भी इसमें बढ़ी। इसके एग्जाम्पल हैं मॉडर्न ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। स्पेंसर has given a dilated description of the historical developmentalism of social and political organism। अब स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद की विस्तृत व्याख्या दी, इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इसका वर्णन किया। अब क्या करते हैं, इसका वर्णन करने के लिए, सोसाइटीज़ का वर्णन करने के लिए स्पेंसर ने सैनिक और औद्योगिक समाज में इसको डिवाइड किया। पहले कहते हैं स्पेंसर कि पहले का जो जीवन था वो खाना बदोश का जीवन था, लोग झुंड में रहते थे, उनके समाज सरल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति की सोच में विस्तार हुआ, उसी प्रकार से समाज में जटिलताएं बढ़ी और सार्वजनिक सत्ता एवं राजनीतिक संगठनों का प्रभाव बढ़ा। आपस में युद्ध होने लगे। युद्ध काल में नेता की अधीनता के अंतर्गत समूहों के द्वारा कार्य बांटे जाने लगे, उनके राजनीतिक संगठन बटे। नेताओं के पास अधिक गुण होने के कारण उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना जाने लगा कि उनमें से एक को नेता भी चुना जाने लगा। वहाँ की जटिलताएं बढ़ी। फिर क्या हुआ, सैनिक क्रियाओं को बेहतर करने के लिए अस्थायी नेताओं का निर्माण हुआ, नेताओं को बनाया गया, मुखियाओं को रखा गया। फिर
राजा भी उनमें से ही विकसित होने लगे और सैनिक संगठन में स्थायीपन आया। परंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। अब जैसे जो सेना का नेता होता था, उस नेता की युद्ध में अगर मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात किसको राजा बनाया जाए या फिर किसको नेता बनाया जाए, इसके लिए थोड़ा मतभेद होने लगा। जब मतभेद बढ़ा तो पूरी सर्वसम्मति से एक समिति का निर्माण हुआ और उन्होंने कहा कि जो राजा की डेथ हुई है या फिर जो नेता युद्ध में मारा गया है, उसी का जो वंशज होगा उसी को हम अपना राजा घोषित करेंगे। और उसके लिए एक परामर्श प्रतिनिधि समिति का विकास हुआ, ताकि राजा कोई भी कार्य उस पूरी समिति के निर्णयों के आधार पर या फिर उसके सजेशंस के आधार पर अपने राज्य का विकास कर सके। अब आगे क्या है, सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न समुदायों में विभक्त व्यक्तियों का एकीकरण भी हुआ, तो उससे जुड़ाव की प्रक्रिया भी फैली। तो कुल मिला के इसका जो सैनिक समाज होता है उसका एक निष्कर्ष निकलता है। उस निष्कर्ष को हम 3 बिंदु में दर्शाने की कोशिश करते हैं। एक तो अनिवार्य सहभागिता, जो सैनिक समाज है उसमें अनिवार्य सहभागिता हुई, सामाजिक उनके अधिकार हुए, कुछ अधिकारों को रखा गया, और कठोर अनुशासन। अगर कोई सैनिक समाज है तो उसे कठोर अनुशासन में रहना होगा और उसे उस अनुशासन का पालन भी करना होगा। लेकिन आगे आता है, फिर स्पेंसर कहते हैं कि सैनिक समाज से कहीं ज़्यादा अच्छा औद्योगिक समाज है। आरंभ में राज्य अपना पूरा ध्यान सैनिक संगठन, विजय और प्रादेशिक विस्तार पर केंद्रित करता था, परंतु जब समाज स्थायी हो गया तब ध्यान औद्योगिक समाज की ओर गया। अब स्पेंसर कहते हैं कि औद्योगिक समाज सैनिक जीवन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य के नैतिकता का विकास होता है। इस समाज में सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल आंतरिक शक्ति व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए होता है। व्यक्तिगत संरचना को पूर्ण मान्यता दी जाती है और फिर औद्योगिकरण के बाद इनका विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण में सेंटर हुआ, सेंटर के बाद फिर स्टेट हुआ, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक एंड ब्लॉक के बाद विलेज। पावर केवल एक ही जगह नहीं रही। जब औद्योगिकरण बढ़ा तो उसकी शक्ति का भी विभाजन कर दिया गया। शक्ति को एक जगह रोककर नहीं रखा गया, शक्ति को डिवाइड किया गया सेंटर में, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची, विलेज ब्लॉक तक पहुंची, यहाँ तक कि विलेजेस में भी पहुंची। वहाँ पर भी ग्राम पंचायतें होने लगी, गांव का भी मुखिया बनाया जाने लगा, छोटे लेवल पर भी। तो औद्योगिक समाज का कुल मिला के हम 3 बिंदु में निचोड़ निकालते हैं। क्या कहते हैं कि इसमें एक तो स्वैच्छिक सहयोग रहा, कि जो चाहे वो अपनी स्वेच्छा से अपने मन से इनमें सहयोग कर सकता है, जो चाहे औद्योगिक समाज में आ सकता है। व्यक्तिगत अधिकार, अपने व्यक्तिगत अधिकार आगे, जैसे अभी सेंटर के पास अधिकार था या राजा के पास अधिकार था, लेकिन वो उस अधिकार को गांव तक पहुंचाया गया। फिर आता है राजनीतिक क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र का खुला होना। तो ये दर्शाता है हस्तक्षेप की नीति को। अब आता है लास्ट में स्पेंसर क्या कहता है। ये कहते हैं कि इस प्रकार स्पेंसर उद्विकास को एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित अदृश्यता समानता से निश्चित संबंधता विभिन्नता में बदल गई है। कि इस प्रक्रिया द्वारा हम सरलता से जटिलता की ओर बढ़ गए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। एक बात और
यदि पिक्चर क्वालिटी सही नहीं हो तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। ओके।